हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आप हमारे सर्वोदय शिक्षण संस्थान यूट्यूब चैनल में आए हैं। मैं आपका सबसे पहले इस चैनल में स्वागत करता हूं। आप 10वीं बोर्ड के लिए परेशान नहीं हो, क्योंकि हम आप लोग को संपूर्ण सिलेबस ऑनलाइन हम तैयारी कराएंगे। ज़रूरत है आपको बस मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने की। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और जल्द से जल्द आप तक वीडियो पहुंच सके, इसके लिए बेल आइकन को दबाएं और बेल आइकन को दबाकर ही आपको नोटिफिकेशन आएगा, ताकि आपको जल्द से जल्द वीडियो मेरा पहुंच जाएगा। आप बेहतर अंक प्राप्त करना चाहते हैं 10वीं में, तो जुड़े रहें सर्वोदय शिक्षण संस्थान के साथ। मैं गौतम कुमार आप लोग के बीच आज इकोनॉमिक्स का एक पॉइंट है, राष्ट्रीय आय की गणना। हम लोग पिछले वीडियो में ये जान चुके हैं कि राष्ट्रीय आय की गणना कैसी होती है। हम एक बार रिमाइंडर करना चाहेंगे, पीछे मुड़ना चाहेंगे। राष्ट्रीय आय की गणना जानने से पहले हमको जानना होगा कि राष्ट्रीय आय क्या होता है। राष्ट्रीय आय एक वित्तीय वर्ष में उत्पादित समस्त अंतिम वस्तु और सेवाओं के मौद्रिक मूल्य के योग को हम राष्ट्रीय आय कहते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि भारत इतना विशाल देश है, इतने बड़े विशाल देश में राष्ट्रीय आय का कैलकुलेशन कैसे होता होगा। तो हम आज उसी कैलकुलेशन की कुछ विधि को बताएंगे। 3 प्रमुख विधि है जिसके माध्यम से राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है। आय, व्यय और उत्पाद, आय, व्यय। याद रखिए, आय, व्यय और उत्पाद। अब हम थोड़ा सा बोर्ड की तरफ जाते हैं। राष्ट्रीय आय की गणना की विधि, सबसे पहला है उत्पाद विधि और मूल्य योग विधि। एक वित्तीय वर्ष में देश में कितना वस्तु का उत्पादन हुआ, उस सभी के मूल्य को जोड़ने के बाद क्या होता है, एनआई प्राप्त होता है। एक देश में जितना भी वस्तु का प्रोडक्शन हुआ, बना, और उसका वैल्यू निकाला जाता है। उसके वैल्यू को ऐड करने के बाद हमको नेशनल इनकम प्राप्त हो जाता है। दूसरा विधि है आय विधि। आय विधि इनकम मेथड में क्या होता है कि एक देश में बहुत सारे लोग हैं जो सेवा से इनकम प्राप्त करते हैं। किसी भी तरह से पर्टिकुलर व्यक्ति का कितना इनकम हुआ, यानी प्रत्येक व्यक्ति का इनकम जोड़ करके जो राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है, उसको हम आय विधि कहते हैं। आय विधि में क्या करता है कि देश के अंतर्गत जितने भी व्यक्ति हैं, सबके इनकम को जोड़ा जाता है और उसके बाद एनआई प्राप्त की जाती है। व्यय विधि में क्या क्या आता है कि व्यय विधि उत्पादन और आय में जो खर्च करना पड़ा, इस खर्च का भी कैलकुलेशन क्या आता है, यानी कह सकते हैं कि एक्चुअल रूप से एनआई निकलता है। एनआई में जब हम व्यय विधि का अध्ययन करेंगे तो किसी भी वस्तु के या सेवा के उत्पादन में जितना खर्च करना पड़ा, उस खर्च को घटाने के बाद एनआई प्राप्त होता है। हमने आपके सामने 3 विधि बताए। पहला विधि उत्पाद विधि में क्या होता है कि एक देश में जितना भी वस्तु है, उसका कितना उत्पादन हुआ, उसके जोड़ को, उसके मूल्य के जोड़ को ही हम एनआई प्राप्त करते हैं। उसके बाद आय विधि में क्या होता है कि प्रत्येक व्यक्ति का कितना इनकम है, उसको जोड़ा जाता है। व्यय विधि में क्या होता है, हमको उत्पादन और आय को प्राप्त करने में जो खर्च करना पड़ा, एक्सपेंडिचर करना पड़ा, खर्च करना पड़ा, उसको भी हम उसका भी कैलकुलेशन करते हैं। इसको हम व्यय विधि कहते हैं। हमने 3 पॉइंट बताया। ऑब्जेक्टिव के लिए बहुत ही वीवीआई है। राष्ट्रीय आय की गणना की कितनी विधि है, 3 विधि है, आय, व्यय और उत्पाद। अब हम इसके आगे का पॉइंट जानेंगे, राष्ट्रीय आय की गणना की कठिनाई। गणना करने में क्या कठिनाई होती इतने बड़े देश में। राष्ट्रीय आय की गणना की कठिनाई को हम जानेंगे। इतना बड़ा देश है, 130 करोड़ के समथिंग अभी आबादी बताई जा रही है। 130 करोड़ देश में नेशनल इनकम का कैलकुलेशन कैसे किया जाता है, एनआई निकाला कैसे जाता है, आज हम उसकी कठिनाई को समझेंगे। निकालने की विधि हम जान गए, आय, व्यय और उत्पाद। तो हम राष्ट्रीय आय की गणना में जो गणनाकार होते हैं, उनके सामने क्या समस्या आती है, हम उसको जानने की कोशिश करेंगे आज।
सबसे पहला आंकड़ा एकत्रित करने में कठिनाई। हम पहले बता दिए 130 करोड़ देशवासी है, 130 करोड़ लोगों की इनकम को जानना, उसके घर जा करके उसके एक्चुअल इनकम को पता करना, ये थोड़ा सा मुश्किल काम होता है। और वो भी भारत ऐसे देश में सटीक जानकारी लोग नहीं दे पाते हैं ढंग से, लोग मतलब छिपा लेते हैं आंकड़ा, और इसके कारण से राष्ट्रीय आय की गणना भी प्रभावित होती है। और इतना बड़ा देश में 130 करोड़ व्यक्ति का आय का गणना करना अपने आप में एक कठिन काम होता है, और उनका आंकड़ा एकत्रित करके सबको जोड़ करके नेशनल इनकम प्राप्त करना भी एक बहुत बड़ा चुनौती होता है। तो सबसे पहला काम क्या कठिनाई हो गया? आंकड़ा को एकत्रित करने की कठिनाई हो गया। दूसरा, दोहरी गणना की संभावना। मान लीजिए कि मैं एक टीचर हूं, हम 30,000 रुपया मंथली कमा रहे हैं। गणना कार्ड आया, मुझसे पूछ लिया कि आपका इनकम कितना होगा, हमने बताया 30,000। वो मेरे घर पर गया, घर पर भी पूछा, बताया कि मेरे पिताजी बताया कि मेरा बेटा टीचर है, वहां भी 30,000 रुपया बता दिया इनकम। यानी 30,000 रुपया एक बार तो हम मेरे से पूछा गया और एक बार मेरे घर से पूछा गया, यानी एक ही गणना का क्या रिपीटेशन हो गया। कोई खिलाड़ी है, टीडीएस कट गया, एक तो वहां उसका कैलकुलेशन हो गया, फिर उसके इनकम में उसके घर पर उसके फैमिली इनकम में इंक्लूड करके उसका गणना कर दिया गया। तो हम देख रहे हैं कि एक ही इनकम को दो बार उसका कैलकुलेशन कर लिया जा रहा है। इतना बड़ा देश में एक इनकम को दो बार कैलकुलेशन करने की संभावना भी अधिक रहती है, क्योंकि प्रत्येक आदमी को पर्टिकुलर अलग अलग करके इनकम का गणना करना अपने आप में एक चुनौती का काम होता है। प्रत्येक व्यक्ति तरह तरह का काम करते हैं, जैसे कि हम ये प्रोडक्शन हुआ होगा फील्ड में, तो एक बार रॉ मटेरियल बनाया होगा उसका इनकम कैलकुलेट होगा, एक बार ये पूरा तैयार हुआ होगा उसका इनकम कैलकुलेट हुआ होगा। तो इसी बात को एक बात को दो बार कैलकुलेट कर लिया गया। यानी जब इंक था, डिब्बा था, डिब्बा वाला का अलग कैलकुलेशन हुआ होगा, एक बार इंक वाला का अलग कैलकुलेशन हुआ होगा, अब जब पूरा बन गया तो फिर कैलकुलेशन हुआ। यानी एक आंकड़ा को कितना बार वही आंकड़ा को लिया जा रहा है। तो हम देख रहे हैं कि भारत में दोहरी गणना की संभावना भी रहती है। तीसरा पॉइंट है मूल्य मापन की कठिनाई। प्रत्येक हम मार्केट जाते हैं, एक खगड़िया मार्केट चले गए, खगड़िया मार्केट में सामान खरीद रहे हैं, एक जगह पर बैगन का रेट पूछे 30, थोड़ा दूर आगे बढ़े उसी का रेट 25, फिर आगे बढ़े उसी का 35। तो इतना बड़ा देश है, जब एक छोटा सा मार्केट में वस्तु की वैल्यू का सही पता नहीं लग पाता, उसकी कीमत का सही से पता नहीं लग पाता है, तो इतने बड़े देश में उसकी वास्तविक कीमत का पता लगाकर उसके मूल्य को जोड़ना एक बहुत बड़ी चुनौती का काम होगा। तो मूल्य मापने की कठिनाई होती है, किसी वस्तु की कीमत निर्धारण में समस्या होती है, और इस तरह से राष्ट्रीय आय की गणना की ये कठिनाई थी। 3 कठिनाई, आंकड़ा को एकत्रित करने की कठिनाई थी, दोहरी गणना की संभावना थी, मूल्य मापने की कठिनाई थी, यानी कि उसका मूल्य सही मापा नहीं जा रहा था। कितने मिनट बोलो? चलिए आज के लिए हम यहीं पर क्लास खत्म करते हैं, क्योंकि ये दूसरा चैप्टर का पूरा पॉइंट खत्म हो गया। अब हम तीसरे चैप्टर की ओर चलेंगे। हम आपसे एक बार पुनः अनुरोध करेंगे कि आप 10वीं की बोर्ड परीक्षा में बेहतर अंक प्राप्त करना चाहते हैं तो निश्चित रूप से सर्वोदय शिक्षण संस्थान से जुड़े रहिए। आपको सारे सब्जेक्ट की तैयारी करवाई जाएगी। फिलहाल आपको फिजिक्स और एसएसटी की तैयारी करवाई जा रही है, और सारे सब्जेक्ट का वीडियो आपको यहाँ से मिल जाएगा सर्वोदय शिक्षण संस्थान का चैनल से। इसलिए आप इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और मैं एक बार पुनः आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि लॉकडाउन की वजह से आप घर में रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।